अगर मतलब किसी को डायबिटीज़ भी ना हो और बीपी भी ना हो एंड मतलब उसके बावजूद भी उसकी किडनी पर इम्पैक्ट पड़े, तो उसके पीछे मतलब पूरे दिन ही हॉस्पिटल में हैं और ओपीडी में कई पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो किस तरीके के सबसे ज़्यादा पेशेंट, अच्छा मतलब उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया, वो लेट हो चुका? हाँ जी, वो क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं मानूंगा कि हमारे डॉक्टर जो कम्युनिटी है उसमें भी थोड़ी सी कम अवेयरनेस है इस बारे में। तो एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि जो डॉक्टर्स हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो हम पे ऐसे ही टेस्ट का जो है पर्चा फाड़ देते हैं। व्हाट्स योर परसेप्शन ऑन कोकोनट वाटर? कोकोनट एक टाइप का जहर ही है उनके लिए। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और अभी हम एक बार फिर से मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल में और चर्चा होगी सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज को लेकर। अभी तक में हमने ट्रांसप्लांट के बारे में बात किया है और किडनी डोनर के बारे में सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। और किडनी हमारे शरीर के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, और भी कई अन्य जो काम है वो किडनी का ही है। और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कई तरीके हमारे पास अभी आज सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन फिर भी किडनी के मरीज बेहद तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसमें भी सीकेडी के मरीज़। और रोज़ाना हमारे पास भी मेल्स हैं, कॉल्स हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। तो इसे जानने के लिए अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैभव तिवारी जी, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में ही किडनी डिपार्टमेंट जो है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें हेड हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रज्ञा जी। और आपसे हम अभी से पहले 4 से 5 इंटरव्यू कर चुके हैं और उस इंटरव्यूज़ में जो भी साक्षात्कार हुए हैं, पेशेंट्स के कई सवाल रहे हैं, खासतौर पे सीकेडी के पेशेंट्स के कई सवाल आए हैं। तो एक आम भाषा में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीकेडी किसे कहेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए प्रज्ञा जी, सीकेडी बेसिकली हम बोलते हैं किडनी की बीमारी। आपने बोला किडनी की बीमारी बढ़ रही है और सीकेडी बढ़ रहा है, तो ये सही भी है और गलत भी है। तो किडनी की बीमारी काइंड ऑफ सीकेडी ही होता है। सीकेडी का मतलब होता है जहाँ पर आपकी किडनीज कमज़ोर हो गई हैं, और आपने बताया था किडनी का मेन काम फिल्ट्रेशन है, तो सीकेडी भी वही है कि आपकी किडनीज फिल्टर नहीं कर पा रही ब्लड। तो जिन पेशेंट्स का किडनीज कमज़ोर हैं और फिल्टर नहीं कर पा रही, मेडिकल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कि जिनका GFR, जिनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 60 से कम हो गया फॉर मोर देन 3 मंथ्स। मतलब कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको लूज मोशंस हुए, डायरिया हो गया, आप डिहाइड्रेशन हो गया, आपने अपना क्रिएटिनिन चेक कराया वो 1.8 हो गया जी, फिर आपने 15 दिन बाद चेक कराया वापस से 0.8 हो गया, तो उस केस में आपको सीकेडी नहीं बोलेंगे। सीकेडी हम बोलेंगे अगर आपका क्रिएटिनिन अभी 1.8 है और 3 महीने बाद भी 1.8 है। अच्छा। क्योंकि एक बार आपके पास सीकेडी का लेबल लग गया तो इसका मतलब है आपकी किडनीज कमज़ोर हैं और इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है किडनीज में। ओके, इरिवर्सिबल डैमेज है बिल्कुल। लेकिन बहुत से अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो ये दावा करती हैं कि अगर कोई सीकेडी के लेवल तक भी पहुंच जाता है तो उसे वापस लाया जा सकता है, उसकी क्रेटिनिन को ठीक किया जा सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, कई बार होता क्या है कि कई बार आपकी जो किडनीज हैं, जैसे मैंने बताया, एक चीज़ होती है AKI, जिसका मतलब है आपका टेम्पररी क्रिएटिनिन बढ़ा, और एक होता है आपका सीकेडी जिसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो गया। एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं AKI ऑन सीकेडी, यानी आपका इरिवर्सिबल डैमेज है किडनी में, बट कोई ट्रिगर, कोई आपको स्ट्रेस हुआ, जैसे कि बुखार हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, और जिसके कारण आपकी इरिवर्सिबल डैमेज किडनीज में एक और टेम्पररी चोट लग गई और आपका क्रिएटिनिन मान लीजिए 1.4 रहता था और अभी 2.1 हो गया। अब आप बोलोगे कि अब 2.1 हो गया, सीकेडी है, तो ये अब इरिवर्सिबल डैमेज हो गया, जो कि नहीं है। तो उस AKI को, उस टेम्पररी डैमेज को जब हम रिवर्स कर देंगे तो वो वापस से 1.4 आ जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो रिवर्स हो गया है। बट हाँ, बेसलाइन में आपका जो पेशेंट है वो सीकेडी ही है, अगर उसको पहले से सीकेडी था। अच्छा, मतलब जितने भी ये पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं सिर्फ उनका AKI जो है वो प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, वही बिल्कुल, आपका AKI ठीक हो रहा है जो, बट आपका जो सीकेडी बेसलाइन है, जो आपका इरिवर्सिबल डैमेज, एक मान लीजिए 20% इरिवर्सिबल डैमेज है, वो तो वहीं की वहीं है, बट जो 30% जो टेम्पररी डैमेज हुई थी वो आपने रिवर्स कर लिया। तो इसको हम वही बोलते हैं कि AKI ऑन सीकेडी, जो कि ठीक कर सकते हैं दवाइयों से। सीकेडी होने के पीछे क्या कारण होता है कि? जी प्रज्ञा जी, देखिए आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है डायबिटीज़। जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्रिएटिनिन, आपकी जो किडनी की बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ना, वो भी
आपका जो ब्लड प्रेशर है किडनी पे प्रभाव डालता है। उसके अलावा आप जो एंटीबायोटिक्स, आप जो पेन किलर्स लेते हैं, उनसे किडनी पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। आपकी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं किडनी में, उससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो मल्टी फैक्टोरियल है, बट अगर मैं कम शब्दों में बोलूँ तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दो मेन मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर मतलब किसी को डायबिटीज़ भी ना हो और बीपी भी ना हो एंड मतलब उसके बावजूद भी उसकी किडनी पर इम्पैक्ट पड़े, तो उसके पीछे मतलब देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ ना हो और उसको ब्लड प्रेशर भी ना हो, बट उसका उम्र क्या है उस पर फिर डिपेंड करता है। अगर तो वो कम एज का यानी 20-30 साल का है, हाँ जी, तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं IgA नेफ्रोपैथी। IgA तो इम्यूनोग्लोबुलिन। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA उनमें से एक होती है। अच्छा, ओके। तो इसमें आपकी बॉडीज़ खुद ही एंटीबॉडीज़ आपके अगेंस्ट बनाने लगती हैं, किडनीज़ के अगेंस्ट बनाने लगती हैं और वो डैमेज करने लगती हैं किडनीज़ को। तो ये बहुत ही मेन कारण है। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं जो किडनी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, इसमें जनरली क्या होता है, पेशाब में खून आता है जो कि बाहर से नहीं दिखता, बट जब आप माइक्रोस्कोपी, यूरिन का माइक्रोस्कोपी करेंगे तब दिखता है। तो वो एक रीज़न हो गया विदाउट ब्लड प्रेशर या शुगर। उसके बाद आगे बढ़ें, अगर हम 40 से 60 साल की उम्र में, तो तब तक आपके साथ बहुत सारी और भी बीमारियां जुड़ चुकी होती हैं कई बार, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, उनसे भी किडनी पे दुष्प्रभाव पड़ता है। कई और भी बीमारियां, जैसे आप उसके टाइम के साथ साथ आप दर्द की दवाइयां ले रहे होंगे, आप एंटीबायोटिक ले रहे होंगे, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आप पे मोटापा है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आप एक्सट्री ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया करके एक बीमारी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटापा के कारण सांस ठीक से नहीं आती, उसका। तो बहुत सारा मल्टीपल चीज़ें हैं शुगर और प्रेशर के अलावा भी, बट वो डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। जैसे आप तो मतलब पूरे दिन ही हॉस्पिटल में हैं और ओपीडी में कई पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो किस तरीके के सबसे ज़्यादा पेशेंट किस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा? डायबिटीज़ के पेशेंट्स विद जिनको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करी, वो सबसे कॉमन होते हैं हमारे यहाँ पे। जिनका डायबिटीज़ अगर कंट्रोल भी है बट उन्होंने किडनी के टेस्ट नहीं कराए, और फिर जब कराए तो बहुत लेट हो चुके थे, वो मैं अगर बोलूँ तो 70% हमारे पेशेंट्स वही होते हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया, वो लेट हो चुके। हाँ जी, वो क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं मानूंगा कि हमारे डॉक्टर जो कम्युनिटी है उसमें भी थोड़ी सी कम अवेयरनेस है इस बारे में, कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो शुगर तो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे होते हैं, बट वो चीज़ें देखते नहीं है कि किडनी को भी देखना है। और क्रिएटिनिन और एक यूरिन का टेस्ट, ये मात्र 2 ऐसे टेस्ट हैं जिनसे आपको किडनी की पूरी जानकारी मिल सकती है। अगर वो मिस कर देंगे तो बहुत लेट हो जाता है। तो जनरली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी एडवांस्ड रीनल फेलियर में ही आते हैं। ओके। कई बार जब हम पेशेंट से बात करते हैं या बाकी और भी अलग अलग संस्थाओं में हम चर्चा करते हैं जब पेशेंट से, तो एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि जो डॉक्टर्स हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो हम पे ऐसे ही टेस्ट का जो है पर्चा फाड़ देते हैं कि ये एक्स्ट्रा टेस्ट कराओ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात सही भी है, गलत भी है। टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए, जो कई बार मैं बताता हूँ क्या है, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जो एक डॉक्टर का जो एक वो होता है सोचने का तरीका, तो वो कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता, इन द सेंस कि ऐसा ना हो आप किसी बीमारी को लेके गए और आपकी उस बीमारी की जड़ तक उसको पहुँचने का पूरा वो होता है। अब प्रॉब्लम यही है कि हम जब किसी भी बीमारी को जड़ से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हम ओवर टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अलग टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम हर चीज़, अगर आप मेरे पास आए, आप क्रिएटिनिन 1.3 लेके आए या 1.4 लेके आए, तो मैं आपका अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, मैं आपका इको भी कराऊंगा, मैं आपका ECG भी कराऊंगा, मैं आपका शुगर का टेस्ट भी कराऊंगा, मैं आपकी आंखों की जाँच भी कराऊंगा। जबकि कई बार आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ जो कि बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नहीं है, वो जनरली आपका मे बी एक क्रिएटिनिन करा ले, अल्ट्रासाउंड करा और बाकी सारे टेस्ट ना कराए, क्योंकि उसको लग नहीं रहा कि शुगर की और हार्ट की कोई इशू है या कुछ। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जा रहे हो। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो या तो जनरली टेंडेंसी रहती है कि आप पूरा एक पैकेज करा लो ताकि आपको एक होलिस्टिक, एक पूरा पेशेंट का नज़रिया मिल जाए। तो अब वही बात है कि आप पेशेंट को लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, बट डॉक्टर को लगता है कि भाई कुछ मिस ना हो जाए सिंस वो पेशेंट हमारे पास आया है। तो बिल्कुल सही, फिर बाद में वो चीज़ ब्लेम आ जाता है, ब्लेम आ जाती है। अब जी, कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल, तो अब सबसे ज़्यादा जो CKD की बात हो या किडनी की बात हो, तो ऑल द डॉक्टर्स और ऑल द एक्सपर्ट्स दे फोकस ऑन डाइट
कि आप प्रोटीन ऐसे लीजिए, बिल्कुल। सोडियम ऐसे लीजिए, आप बाकी की चीज़ें जो हैं मतलब बिल्कुल। अलग करते जाइए, उनका पूरा डाइट चार्ट ही अलग हो बिल्कुल। जाता है। तो डाइट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सीकेडी बिल्कुल, पेशेंट्स बहुत के लिए? अच्छा क्वेश्चन है प्रज्ञा जी। देखिए, डाइट ही है जो आपको आपकी किडनीज़ को हेल्दी रख सकती है। हाँ जी। डाइट और आपका लाइफ़स्टाइल यानी कि एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप ठीक से मेंटेन करें, वो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। जितने मेरे पास पेशेंट आते हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 90% एक्सरसाइज नहीं करते, और इवन उनको बताया जाए तब भी वो एक्सरसाइज करने के लिए होते ही नहीं है रेडी, बिकॉज़ हमारी शुरुआत से आदत ऐसी रही है। स्कूल में हमें पीटी करना अच्छा नहीं लगता था। हाँ, चक्कर खा के भागने की चक्कर में। तो उसके बाद जब कॉलेज गए तो फिर आई थिंक फिर ऐसा बन जाता है कि घूमना फिरना, मूवीज़ देखना ज़्यादा वो है, पसंद आने। एक्सरसाइज नहीं करना, ऐसा कुछ एक्सरसाइज पे फोकस नहीं होता, और फिर आप जॉब करते हो, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको टाइम नहीं मिलता। तो आई बिल्कुल। थिंक एक्सरसाइज तो टोटली नेग्लेक्टेड है। प्लस आपका खाना पीना, आज के दिन कौन बैठ के अपना खाना बना रहा है? तो वही है कि जब मेड आई तो खाना बन गया, नहीं आई तो बाहर से खा लिया। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो हमको चेंज करनी चाहिए, और डाइट उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइट तो एक है, बट जो किडनी पेशेंट्स हैं उन्हें प्रोटीन निकालने के लिए कहा जाता है कि प्रोटीन आप कम कीजिए। बिल्कुल। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, ऐसा होता है कि जो प्रोटीन है वो बेसिकली आपकी किडनीज प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स बनता है, और वो अमाइनो एसिड्स आपके जो मैंने आपको बताया GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बहुत बढ़ा देते हैं। एक पॉइंट से वो अच्छी बात है, बट जब आपकी किडनीज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं यानी कि कमज़ोर हैं, तो मान के चलिए अगर आपकी गाड़ी में 3 पहिए हैं और मैं फुल एक्सेलरेशन दबा दूँ, तो उन 3 पहियों में और ज़्यादा चोट आएगी, बिकॉज गाड़ी ऑलरेडी आपकी सक्षम नहीं है चलने के लिए, आप उसको और रगड़ रहे हो। तो वैसे ही अमाइनो एसिड्स का लोड आप जब अपनी कमज़ोर किडनियों पे डालते हो तो उसको और काम करना पड़ता है, और वो लोड ही जाके फिर किडनी को और कमज़ोर करता है। तो इसीलिए जनरली बोला जाता है कि आपकी अगर किडनीज कमज़ोर हैं तो प्रोटीन का इंटेक लिमिटेड रखें, ज़्यादा प्रोटीन लोडिंग ना करें। ओके, ठीक है। एक तो प्रोटीन की बात होती है, फिर सोडियम की भी बात आती है कि मतलब नमक भी कम कीजिए अपने बिल्कुल खाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे भी यही रीज़न है। क्या होता है आपकी जो, देखिए आई थिंक हम सबको थोड़ा बहुत डॉक्टरगिरी सीखनी पड़ेगी किडनी के लिए। तो जो मैंने बताया GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो एक्चुअली हर चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तो जब आप नमक ज़्यादा लेते हैं तो आपके जो खून की नलियाँ किडनी के अंदर है उनमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और वो एक काइंड ऑफ हाइपरटेंशन कर देते हैं अंदर, और फिर जो आपकी किडनीज जो छन्नी के रूप में छान रही होती है उनमें बहुत प्रेशर पड़ने लगता है ब्लड का, तो उसके कारण किडनीज में बहुत चोट पहुंचती है। और इसी के कारण आपका जितना आप ज़्यादा नमक लोगे, आपका प्रोटीन भी, आपका जो प्रोटीन लीक है वो भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से मिला जुला के किडनी पे एक बहुत ही ख़राब असर पड़ता है ज़्यादा नमक लेने का। कितना मतलब कम भी करें तो कितना करा जाए, मतलब ले ही ना, या अब नंबर के हिसाब से तो बोलते हैं 5 ग्राम, और ओवरऑल बोलते हैं तो 1 चम्मच नमक होना चाहिए पूरे दिन में। अच्छा। तो मतलब आप चाहो तो 1 चम्मच पूरे दिन में रख लो अपने पास, और अपने खाने में उसमें से डालते जाओ। अच्छा, आजकल जो ये टेबल सॉल्ट आना शुरू हो गया है कि खाने में नमक है ऑलरेडी, बट फिर से उस पर ऊपर से नमक डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नमक सारे एक जैसे होते हैं, वो सेंधा नमक हो, काला नमक हो, सफ़ेद नमक हो, आयोडाइज नमक हो, सब में ही मेनली सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि मेनली हमारी जो टेस्ट उसका होता है, और वही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है एक्सेस में। तो कोई भी नमक आप ले रहे हो, ये सोच के ना लें कि आप सेंधा ले रहे हो या काला ले रहे हो तो कम हानिकारक है। नमक की क्वांटिटी और सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम होती है सब में, तो नमक उतना ही लें जितना आपको प्रिस्क्राइब्ड है, और ये सोच के ना लें कि अलग प्रकार के नमकों में अलग टाइप का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही। आजकल बहुत लोग रेड सॉल्ट और वो सारे मार्केटिंग गिमिक हैं, वो एज सच कोई सॉल्ट एक्सेस में हेल्दी नहीं होता। एक लिमिटेड अमाउंट में तो सॉल्ट हम सभी को ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही है। पोटेशियम की बात अगर हम करें तो ज़्यादा पोटेशियम लेने का क्या खतरा? देखिए मैं बताता हूँ। पोटेशियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट है हमारी बॉडी में, बट पोटेशियम का नॉर्मल व्यक्ति जिसकी किडनी ठीक है उस पर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट हाई पोटेशियम डाइट जनरली प्रमोट करी जाती है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर पे, हार्ट पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और लो पोटेशियम डाइट बोला जाता है कि ना लें, बिकॉज कम पोटेशियम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नॉर्मल पेशेंट की बात है जिनकी किडनीज नॉर्मल है। बट जहाँ पर आपकी किडनीज कमज़ोर हैं वहाँ पर जो आपका नॉर्मल जो एक तरीका होता है बॉडी को
पोटेशियम मेंटेन करने का वो बिगड़ जाता है और आपकी बॉडी में पोटेशियम इकट्ठा होने लगता है। Okay. और वो पोटेशियम आपके जो नॉर्मल स्तर से बहुत ज़्यादा होने लगता है और वो जाके हार्ट में प्रॉब्लम करता है और एकदम से हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो पोटेशियम किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा सॉल्ट है जो बिल्कुल ही आपको कॉशियस होकर लेना चाहिए। जो आपको डाइट में लो पोटेशियम और कैसे क्या करें हम आगे बात करेंगे, बट आई थिंक अभी जो है कि पोटेशियम आपको बिल्कुल ही लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए किडनी पेशेंट्स को। बिल्कुल सही है। हमारे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो शायद ये साइंटिफिक लैंग्वेज वो ना भी समझे कि पोटेशियम या सोडियम बाकी सारी चीज़ें, तो अगर उन्हें आम भाषा में समझाया जाए कि आप ये खा सकते हैं और ये नहीं खा सकते हैं, तो उसे आप ज़रा बताइए। हाँ देखिए प्रज्ञा जी, एक और चीज़ है कि किडनी के पेशेंट्स की डाइट हम एक सेम वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। हाँ जी। तो मेनली आपका जो क्रिएटिनिन है, आपका जो पोटेशियम है, आपका कैल्शियम, फास्फोरस, उन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हाई पोटेशियम वाली हैं, तो उनमें से फ्रूट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट है, मतलब सबसे ज़्यादा गुनहगार अगर मैं बोलूं तो। उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं, जैसे आम हो गया, केला हो गया, आपका जो अंगूर हो गए, तरबूज हो गए, मीठे फ्रूट्स में पोटेशियम बहुत होता है। खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, उनमें पोटेशियम बहुत होता है। तो आइडियली उनको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी फ्रूट मत खाओ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उनको अवॉइड करना चाहिए। बट जो सादे फ्रूट्स हैं, जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया, अमरूद या फिर नाशपाती, बेरीज हो गई, इनमें पोटेशियम कम होता है, तो इनका सेवन आप लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं, जिनका पोटेशियम ज़्यादा रहता है वो। ओके, व्हाट्स योर परसेप्शन ऑन कोकोनट वाटर? कोकोनट, आई थिंक अगर किडनी पेशेंट्स को जिसका पोटेशियम ज़्यादा है, तो ये एक टाइप का जहर ही है उनके लिए। अच्छा। बिकॉज पोटेशियम बहुत ही पोटेशियम रिच होता है कोकोनट वाटर, जो कि नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है और आपका पोटेशियम ज़्यादा है, तो वो एक जहर से कम नहीं है। तो टोटली अवॉइड करिए किडनी पेशेंट्स कोकोनट वाटर से। बिल्कुल सही है। और चंद कुछ और सवाल है मेरे आपसे कि जैसे क्रेटिनिन लेवल कितना बढ़ जाए कि हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, वो किस लेवल तक होना चाहिए? दो चीज़ें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। एक तो क्रिएटिनिन है और एक आपका यूरिन का टेस्ट है। क्रिएटिनिन अगर आपका 1.2 या 1.3 और अगर आपका लैब आपको GFR बता रहा है और वो 60 से कम है, तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। या फिर आपका यूरिन में कोई भी अबनॉर्मल सेल्स आ रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन पॉजिटिव आ रहा है या ब्लड पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलके सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। एंड देयर आर सम पेशेंट, मतलब कुछ फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट भी होंगी और कुछ बुजुर्ग भी होंगे हमारे व्यूअर्स में, तो उनके लिए क्या हिदायत है आपकी तरफ से? देखिए, प्रेग्नेंट पेशेंट्स यानी यंग फीमेल्स जो इनका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, उनको बहुत ही सावधानी से प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए। बिकॉज जनरली होता क्या है, जैसे मैंने बताया, GFR एक चीज़ होती है और प्रेगनेंसी में GFR बहुत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ किडनीज़ हैं, हम आपको और GFR नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि किडनीज़ ऑलरेडी अपना मैक्सिमम कर रही हैं। तो GFR बढ़ने के कारण कई बार आपकी किडनीज़ का डिटोरिएशन, किडनीज़ का जो खराबी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो अगर आप यंग फीमेल हैं, आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में नहीं है, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह मशवरा करें कंसीव करने से पहले। उसके इजाज़त के बाद ही कंसीव करने का सोचें, उससे पहले नहीं। बिकॉज़ कई बार किडनी की कुछ दवाइयाँ भी चल रही होती हैं जो कि आपके बच्चे पे बुरा असर कर सकती हैं, तो वो स्टॉप करके वो करें, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुज़ुर्गों का, देखिए बुज़ुर्ग एक अलग कैटेगरी हम मानते हैं कि फॉर किडनी। बिकॉज़ क्या होता है, जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे हमारी किडनीज़ कमज़ोर होती हैं, जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, नेचुरल है। तो क्रिएटिन भी थोड़ा थोड़ा कम होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और GFR थोड़ा थोड़ा कम होता है। सारे ऑलमोस्ट मान के चलिए 40 साल के बाद आपका 1 ml पर ईयर GFR कम होने लगता है। ओके। तो उनके केस में हम बहुत ज़्यादा उनको डराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका क्रिएटिनिन 1.4 है, जैसे 75 ईयर के ओल्ड के बुज़ुर्ग आदमी है और क्रिएटिनिन 1.4 है, GFR उनका आ रहा है 50, तो इसका मतलब ये नहीं है वो किडनी पेशेंट हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर किडनी की दवाइयाँ शुरू करें, हम रेगुलर उनका हर महीने ब्लड चेकअप करें, वो ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक फॉलोअप करें, मे बी 1-2 महीने उनका देखें। अगर GFR स्टेबल है,
क्रियाटिन स्टेबल है, उनको कोई ऐसी बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, आई थिंक इट्स जस्ट फिजियोलॉजिकल जो होता है, फिजियोलॉजिकल एज इन लाइक एजिंग का जो प्रोसेस होता है वही है, रेदर देन उनको कोई किडनी की बीमारी है। अच्छा, मतलब इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हो जो अगर कोई बुजुर्ग है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू प्रज्ञा जी। सर, तो ये थी पूरी जानकारी सीकेडी के मरीजों के लिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस पूरी समस्या से जुड़े हुए और पूरे साक्षात्कार के दौरान, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर मेल के जरिए पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।